Good evening. Future of OSS. If we look at any organization, when you look at anything in a holistic manner, sorry, थोड़ा हिंदी में वापस स्टार्ट करता हूँ. जब भी आप कुछ भी holistically देखते हैं, from teachers to kids as well as parents, तो जो भी रिजल्ट आता है वो अच्छा ही आता है. जो हिसाब से यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, दे आर लाइक ब्राइट, हार्ड वर्किंग एंड एक्सेप्शनल. हम लोग सिटी से आ रहे हैं, बॉम्बे सिटी, एंड आई हैव नॉट सीन किड्स इन बॉम्बे लाइक दिस. एंड एक किड नहीं, इट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ किड्स जो भी आप देख रहे हैं वो सब ब्राइट है. एंड आई थिंक they are the future of OSS, they are the future of India. So personally I believe OSS has a एकदम bright future, क्योंकि जो हिसाब से kids है तो it has to be bright. And before OSS के पहले whenever I was looking at India, थोड़ा demoralizing है, क्योंकि you believe कि भी इंडिया में काफ़ी problems हैं, कुछ हो सकता नहीं है. But the way OSS is going, there's a ray of hope, and we can all surely make a difference. Lastly, please, whatever you can in terms of your own time as well as the monetary contribution, do that. It's a lovely organization to be associated with, and like any other organization which is growing so fast, I think that is very, very important. Thank you, Sanjeev bhai. सो आखिरी इवनिंग में वापस सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. बहुत दिली मामला हो गया और उससे अच्छा फ्यूचर ऑफ वॉइसेस का इंट्रोडक्शन ना हो सकता था. मैं एक चीज़ स्टाफ के बारे में ऐड करके फिर आगे चलना चाहता हूँ. 2011 में हमने ओएसिस वैली का इनॉग्रेशन किया. 2007 से करीबन 4 साल लगे डिज़ाइन करने के लिए, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए और मिनिमम कंस्ट्रक्शन करने के लिए. मिनिमम कंस्ट्रक्शन हुआ तो हमने प्रवृत्तियां शुरू कर दी. अगले साल जब हम मिलेंगे 2021 में, तब ये इंस्टीट्यूट 10 साल पूरा करेगी. तो इंस्टीट्यूट का जो ग्रोथ है उसको देखने का एक तरीका ये स्टाफ को देखने का है कि उस वक्त हमने आसपास के गांव से ये स्टाफ को एम्प्लॉय किया. काफ़ी सारे लोग आज आई थिंक एब्सेंट है स्टाफ में, भाइयों दिख नहीं रहे थे, सलीम जावेद वगैरह, तो काफ़ी सारे लोग एब्सेंट थे. वो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सालों से है. तो ये शिफ्ट ये हुआ है कि जब पहले हम आते थे तो वो स्टाफ होता था 10 साल पहले. आज ऑलमोस्ट हम सबको, आई एम श्योर कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है, आज हम सबको लगता है कि हम उनके घर आते हैं और उनके मेहमान बनते हैं और उनकी मेहमान नवाजी जो है उसको एंजॉय करके हम वापस लौटते हैं. उन्होंने एक घर बना दिया है इनको, अपनी इंस्टीट्यूट को. और अंडरस्टेटमेंट है एक्चुअली. जब बारिश की जो मुश्किलें थी उस वक्त जैसे दीना बहन ने हक दिया वो नीरू बहन को, उनकी एक दीवार टूट गई थी, सब अंदर पानी आ रहा था और फिर भी हमेशा 8:45 बजे हमारी सेवा में वो हाजिर हो जाते हैं. मैं हर रोज़ पूछता था कि मैं क्या करूं, हेल्प करूं, लेकिन इतने खुददार लोग हैं, ये हमें इनसे सीखना है. इतने खुददार लोग हैं कि वो कुछ मांगते भी नहीं हैं और देते हैं तो लेते भी नहीं हैं. इतने खुददार लोग हैं. सो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई. तो इनका जो प्यार है वो अगर हम
भारत में ला सके, इनकी जो सेक्रीफाइस है, इनकी जो निस्वार्थता है वो ला सके, तो हमारे सब कैंप्स और वर्कशॉप्स सफल हो जाएंगी। ऐसी बात है। सो वहाँ से शुरू करते हैं। कल मैंने मेरी वॉइसेस की एक भूमिका थी, मेरी कुछ शुरुआत की जो पल थी, जो मैं सीखा था, उसकी कुछ बातें मैंने बताई। काफ़ी वक्त बह गया था कल, थोड़ा मैं भी चूक गया था, थोड़ा ओवरस्टेप हो गया था टाइम में, लेकिन एक उसका जो एंड की कहानी थी वो बतानी बाकी थी, तो मुझे लगता है पहले मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद जो फ्यूचर वाली बात है वो, और फ्यूचर से कनेक्ट ही करती है वो कहानी भी। और जैसे मैंने बताया, शुरुआत के सालों में विमला दीदी मुझे मिली और बहुत सारा सीखा उनसे। आपको आश्चर्य होगा कि मैं उनको 5, 7, 8 बार से ज़्यादा मिला नहीं हूँ। कुछ 15-20 दिन से ज़्यादा कुछ मैंने सब मिला के उनके साथ बिताया नहीं है। कुछ 40-50 लेटर एक्सचेंज किए हैं, बस इतना ही मेरा उनके साथ का कनेक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया, वहाँ रहा महीनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत इम्पैक्ट आया उनकी बातें जो मैंने सुनी, सीखा, जो मैंने कुछ कल आपके साथ शेयर किया। बाकी की सब चीज़ें मैंने किताब में तो रखी हुई है। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त नौजवान था और हमेशा वो उम्र में होता है वैसा, एक रोल मॉडल की तलाश में था। पॉलिटिशियंस तो आजकल रोल मॉडल रहे नहीं हमारे, और कहते हैं कि बहुत मुश्किल है आज कि हम कोई जीवित रोल मॉडल को ढूंढना हो अगर हमें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हर युवान की एक तलाश रहती है कि कोई किसको फॉलो करे, कौन रोल मॉडल हो उनका। तो जाने अनजाने में वो मेरी रोल मॉडल बन गई, क्योंकि हर जगह से वो मुझे इंस्पायर करती थी। वे शी लिव्ड हर लाइफ, जैसे वो जीती थी पल पल, जो जीवन के लिए उनका जो उत्कट प्यार था, जो उनकी स्पष्टता थी, जो साधना थी, जो सीखती थी। इस उम्र में भी वो बहुत हम्बल थी। कई बार उन्होंने माफ़ी मांगी है, अपनी गलती सुधारी है। तो ये बहुत सरलता से जीने वाली ये शख्सियत थी। तो जाने अनजाने में मैं उनके पर काफ़ी सारा डिपेंडेंट हो गया। ऐसा होता है, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जिनका हम बहुत मार्गदर्शन चाहते हैं, जो हमको बहुत हेल्प करते हैं, जो हमको समझते हैं, उनके साथ हमारा दिल एक होने लगता है। मुझे यकीन है काफ़ी सारे लोगों का दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव रहा होगा। तो उनके साथ जो मेरा संबंध बना, उसके 10-1 साल के बाद मैंने वापस कौसानी हिमालय से उनको एक खत लिखा था कि दीदी माँ, मैं आपको बहुत याद करता रहता हूँ। मेरे दिमाग में कोई भी मसला आता है जब मेरे जीवन में, तो मैं मन ही मन में आपके साथ बातें करता रहता हूँ। कोई भी जगह डिसीज़न लेना होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये डिसीज़न लूँगा तो वो कैसे सोचेगी मेरे बारे में, या वो होती तो क्या करती। तो उनकी अप्रूवल मैं सीख करने लगा था, उनका स्वीकार मेरे लिए मेरी ज़रूरत बन गई थी। तो मैंने ये उनको लिखा, बहुत भावुकता से लिखा था मैंने, कि मेरी मनोस्थिति अभी ऐसी है कि मैं कितने घंटों तक कभी कभी मैं आपके साथ मेरे मन में बात करता रहता हूँ। तुरंत उसका खत आया था, तुरंत ही उनका खत आया, बेटा संभलना, देखना तू मेरे पर अवलंबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये संबंध का अर्थ नहीं रहेगा, तो तू जरा ध्यान रखना। ऐसा उन्होंने मुझे तुरंत समझाया था। लेकिन मेरे लिए वो आसान नहीं था। मेरा वो अवलंबन कुछ जगह, बहुत सारा इंडिपेंडेंट था, मैं बहुत आज़ाद दिमाग का था, वो तो मैंने आपको बताया। फिर भी कोई एक जगह मैं उनके पर डिपेंडेंट था। फिर ऐसा हुआ कि उसी वक्त की बात है कि कुछ ओएसिस, कुछ क्राइसिस से गुजर रहा था। बहुत मुश्किलें आई हमारे पर, ऑलमोस्ट हम लोग रोड पे आ गए थे, बहुत लोग हमारा विरोध कर रहे थे। हम भी यंग थे, एक्सपीरियंस नहीं थे,
हमको पता न चला कि ये जो पब्लिक में जो होता है तो उनके साथ डील कैसे करें। हमारे सबके लिए भी वो एक नया नया अनुभव था। तो बहुत हम कंफ्यूज थे, वो पता नहीं चल रहा था क्या करे, जो भी करे वो सब गलत हो रहा था, उस ऐसा वो माहौल था। तो मैंने उनको एक खत लिखा लंबा कि ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, ये मुश्किलें हैं, तो ये मसले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये करूँ वो करूँ। मैंने सब उनको पूछा था। तो यूजुअली होता है ऐसा था कि मेरा खत गया और जाना आने का वक्त गिन लो और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हफ्ते में उनका जवाब आएगा, तो उनका उत्तर हमेशा आता था। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर। शी यूज्ड टू रिस्पॉन्ड एवरी लेटर शी रिसीव्ड, एवरी लेटर। कोई भी खत ऐसा नहीं था कि आप भेजो उसकी चिट्ठी भले एक शब्द या एक लाइन लिखी हो ना आए, लेकिन उस वक्त उस खत का जवाब ना आया। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था कि वो विमला दीदी जवाब ना दे, ऐसा मैं मान नहीं सकता था। तो महीने भर के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत मन में शंकाएं होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्राइसिस हमारी चल रही है, मुश्किलें चल रही है, जब सब लोग बदनाम करने में जुड़े हैं, उसके न्यूज़ भी उनके तक पहुंचे होंगे। मुझे लगा कि क्या वो भी मेरा साथ नहीं देगी, क्या वो भी मुझे जवाब नहीं देगी अभी जब मुझे उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, तो क्या वो भी मुकर जाएगी। तो मैं बहुत अंदर से दुखी होने लगा, बहुत मुझे परेशानी होने लगी, बहुत घुटन सी महसूस होने लगी। फिर तो वो माँ समझता था उसको, तो फिर मुझसे रहा ना गया। तो करीबन महीने 1.5 महीने के बाद मैंने उनको खत लिखा, काफ़ी गुस्सा वाला, काफ़ी निराशा से भरा, कि आप जवाब क्यों नहीं देते, आपने मेरा खत नहीं पढ़ा, मुझे अभी आपकी इतनी ज़रूरत है और आप मुझे जवाब नहीं दे रही है, तो इसका आप मैं क्या समझूं, क्यों आप मुझे जवाब नहीं दे रही है। वो बहुत मेरी व्यथा वाला, बहुत आक्रोश वाला खत मैंने उनको भेज दिया। फिर भी जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गए तो मैं धीरे धीरे अभी मैं आशा छोड़ने लगा था। मुझे लगा अभी कुछ गड़बड़ है, मैं भी जाके मिलूँगा, कुछ होगा तब मैं पूछूँगा। लेकिन कुछ 15 दिन के बाद उनका जवाब आया। वो जवाब जो खत है वो मैंने किताब में पूरा छपाई है, लेकिन उसका सुर ऐसा था, उन्होंने लिखा था कि संजीव, अभी तू इतना मैच्योर हो गया है कि तू अपनी इंट्यूशन फॉलो कर सकता है, तुमको अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं, और तू अभी जो करेगा जीवन में वो अभी अपनी सूझबूझ से करेगा। तो मुझे लगा कि तेरे खत का अभी जवाब देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन तू मुझे मिलना चाहता है तो फिर मैं यहाँ से वापस आबू जा रही हूँ, तो तू मुझे मिलने आ सकता है। ये खत पढ़ के पहले तो मैंने उन्होंने ना बोल दिया कि अभी मैं मार्गदर्शन नहीं दूंगी, ओपिनियन नहीं दूंगी, तू जो कर रहा है वो सही है गलत है नहीं कहूँगी, क्या करना चाहिए नहीं कहूँगी। जैसे उन्होंने एक नाता काट दिया। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ था कि कोई कुएं में गिरा हो इंसान और कुएं में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, कोई रस्सी पकड़ के और बाहर निकल रहा हो, काफ़ी बाहर आ गया हो, उम्मीद है अभी बाहर आ जाऊंगा, और उसी वक्त कोई रस्सी काट ले और वो इंसान वापस कुएं में गिरता है। तो क्या कुएं में गिरते वक्त फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग मुझे हुई। आंखें पानी से भर आई। मैं जल्दी रोता नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा रोना आ गया। बाथरूम में गया, मुझे याद है वो दिन। बाथरूम में गया, पानी ना ठंडा बहुत सारा मुंह पे लगाया, आंखें लाल लाल थी। ये हजम होने के लिए मुझे शायद आधा घंटा लगा होगा। उसके बाद जैसे कुएं में गिर रहा था, रस्सी टूट गई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे मुझे पंख निकल आए
अब मुझे रस्सी की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं खुद, जैसे मुझे पंख निकल आए, खुद उड़ के मैं बाहर निकला, खुद मैंने डिसीजन लेने शुरू किए। जो अवलंबन था, जो उन्होंने काट दिया, वो मुझे रोक रहा था। उन्होंने काट के इतनी बड़ी कृपा की मेरे पर कि मैं उनसे आज़ाद हो गया। मैं सचमुच, एक छोटा डोर जहाँ मुझे बांध रहा था, वो उससे मैं मुक्त हो गया। और मैं बहुत बड़ा लेसन सीखा उनसे कि सीखने वाले का और सिखाने वाले का संबंध कैसा होना चाहिए, और जो सिखाता है उसकी कितनी जागृति होनी चाहिए कि वो दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहा है। उनके लिए आसान नहीं होगा वो करना जो उन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन कितना सही था, कितना प्यार होगा वो उनके एक कर्म में, कितनी विचारशीलता थी, वो मैं समझा और मैं सीखा। तो ये मेरी स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस की एक, जहाँ से फिर मैं सचमुच इतना मैं निखर गया, इतना मैं खुद से जुड़ गया। फिर मुझे अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग स्वीकार कोई करता है नहीं करता है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि सच क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। एक हिम्मत आ गई कि सब लोग, कोई भी उसका स्वीकार न करे, उसको अप्रूव न करे, तो भी मैं वो रास्ता ले सकता हूँ। बहुत सोच समझ के बहुत सोचता हूँ, अंदर बहुत चलता है, लेकिन उसके बाद जो निकलता है उसको फॉलो करने की मैं हिम्मत रखता हूँ। वो हिम्मत मुझे लगता है कि विमला दीदी के जो ये डिस्कनेक्शन की जो एक्सपीरियंस थी, उससे आया है। तो ये एक कहानी का अंत था। उसके बाद मैंने उनसे मिलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया, मेरा कोई कोरस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट 1999-2000 की बात है। फिर हम बहुत बिजी हो गए, जोग्राफिकल एक्सपांशन हुआ, ओएसिस का, अमेरिका के प्रवास हुए, वहाँ पे प्रवृत्तियाँ चली, और पूरा जैसे फिनिक्स की तरह हमको एक नवसृजन करना था, पुनः सृजन करना था ओएसिस का। तो उसमें बहुत जुट गए, 5-6 साल चले गए। फिर कभी मुझे पता चला 2006-07 के अरसे में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। करीबन 80 साल की शायद उनकी उम्र थी उस वक्त। तो मुझे अचानक ख्याल आया, तो मैंने उनको खत लिखा कि मैं इतने अरसे से आपके साथ संपर्क में नहीं था, लेकिन पता चला आपकी स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा था कि मैं बुलाए तो मैं जाऊँ, और जो उन्होंने दिया है तो मैं कुछ उनकी सेवा करूँ। लेकिन वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनकी केयर करने वाले इनफ लोग थे, तो कोई भावनाओं का कोई वहाँ दूसरा स्थान नहीं था। उन्होंने लिखा, नहीं बेटा ठीक है, मेरी हर तरह से केयर ली जा रही है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। फिर बहुत दिल मेरा ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था, बहुत कृतज्ञता फील करता था। तो मैंने उनको लिखा कि आपका, क्योंकि मेरी उस वक्त भी कंपाइलेशन की एक स्किल है मेरे पर, एडिटिंग की कंपाइलेशन की, आप लोग सब जानते हैं। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना, वो मुझे एक अच्छा भाता भी है और एक टैलेंट है। तो मैंने लगा कि उनकी तो 100 के ऊपर किताबें हैं, तो मुझे पता था ये कौन पढ़ेगा ये ज़माने में इतनी सारी किताबें। और जो किताबें होती थी वो यूजुअली उनकी जो लेक्चर्स होती थी उसके रिप्रिंट्स होते थे, उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वही पब्लिश होती थी। तो मुझे लगा कि मैं कुछ उसमें कर सकता हूँ। तो मैंने उनको पूछा था कि मैं, क्या आपकी किताबें हैं उसमें से मैं मेरी तरफ से उसका संकलन संपादन मैं कर सकता हूँ। तो तुरंत उनका जवाब आया था कि विमला जी, विमल की, वो ऐसी ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में बात करते थे, थर्ड पर्सन में, कि विमल की किताब कोई भी छाप सकता है, उसमें मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अराउंड 2007-2008 में मैंने ये मन में ठाना था कि मैं एज ए ट्रिब्यूट टू माय टीचर, उनका जो काम है, उनका जो संदेश है, वो युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, आम जनता के साथ कैसे पहुँचे, ज़रा अच्छी तरह से प्रेजेंट होकर कैसे पहुँचे, वो मर न जाए, उसके लिए मैं कुछ करूँगा। उसको भी शायद 10 साल निकल गए और आज के दिन में वो होने जाने वाला है। तो ये थी मेरी उनके साथ की कहानी। मैंने कल बताया था आपको कि वो मेरी बहुत अहम भूमिका रही उनकी मेरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मेरी गुरु थी या मेरी एक ही गुरु थी। बहुत सारे लोग
बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे तरह से मैं सीखा हूँ और मुझे लगता है कि यही नेचुरल तरीका है और ऐसे ही होना चाहिए। सीखना कभी किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो वो भी एक प्रकार का अवलंबन ही हुआ। तो करीबन जब हम कॉरपोरेट्स में प्रोग्राम करते थे तो एक मैवरिक रिकार्डो सैमलर नाम का एक इंसान है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में उनकी सैमको नाम की कंपनी है। शुरुआत में वो पंप बनाती थी, अभी तो शायद बहुत सारा डाइवर्सिफाई किया होगा। तो उनका जो लेखक है रिकार्डो सैमलर, जो एकदम यंग आदमी था उस वक्त, 20 साल पहले की बात है, उनकी एक किताब मेरे पढ़ने में आई जो मैंने कई लोगों के साथ शेयर की है। आई एम श्योर मैनी पीपल नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली शेयर करता रहता हूँ। तो उनकी कुछ बात ऐसी थी कि वो इकलौता लड़का था और उनके पापा की वो कंपनी थी, फैक्ट्री थी, और पापा की उम्र हुई थी, वो उसने पढ़ना अपना ख़त्म किया तो उसने पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली। सीधी बात थी, इतनी बड़ी कंपनी थी तो वो पापा भी चाहेंगे और उनको भी था कि मैं पापा की कंपनी में जाऊं। तो उन्होंने पापा की कंपनी ज्वाइन की और थोड़े अरसे में काम करने के बाद उनको घुटन होने लगी, रिकार्डो सैमलर को घुटन होने लगी, क्योंकि उनकी पापा की जो कंपनी थी, उनके जो टॉप पीपल थे, जो टॉप बॉसेस थे, डायरेक्टर्स थे, वो सब एजेड थे, सब 60-70 ईयर्स ओल्ड थे। तो उनकी सोचने की पद्धति पुरानी होगी, उनकी आदतें पुरानी होगी, और ये नया ज़माने का लड़का था तो उसको पसंद ना आया। उसको बहुत सारा करना था, चेंज करना था, लेकिन वो चेंज हो सके ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था कंपनी का और अथॉरिटीज़ थी, वो सब बड़े आदमी थे जो बुज़ुर्ग थे, तो उसके पास अथॉरिटी भी नहीं थी चेंज होने की। तो एक बार उसको लगा कि ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह से काम करने का, मुझे मेरी तरह से काम करना है। तो उसने अपने पापा को बोल दिया कि आपकी कंपनी आप संभालो, मैं मेरा कुछ और काम करूँगा, मुझे ये इसमें मज़ा नहीं आता है, मुझे एक बंधन सा लगता है, बहुत दुनिया अकल निकल गई है, आप बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं करूँ कैसे, क्योंकि आप तो इजाज़त देते नहीं हैं। उसके पापा को बहुत सारा डिप्रेशन आया, वो डिप्रेशन में चले गए कि यार मेरा एक ही लड़का है, अगर वो कंपनी नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, मेरा तो एक पाँव ऑलरेडी कब्र में है, वो तो ऑलरेडी 60-70 ईयर्स के थे। उनको बहुत डिप्रेशन आया, लेकिन वो भी कुछ सीखते हुए इंसान होंगे। तो उनके पापा ने बच्चे को बुलाया अपने दीवान और बोला, देख मैंने बहुत सोचा और तू चाहता है कि तू अपनी तरह से चलाए कंपनी, अब मेरे जाने के बाद तो तेरी कंपनी होने ही वाली है, और जब मैं रहूँगा नहीं, मेरी मौत हो जाएगी, उसके बाद तू क्या करता है क्या नहीं करता है मैं कहाँ देखने आने वाला हूँ। तो मैंने तय किया है कि मैं ही घर चला जाता हूँ, मैं खुद रिटायर्ड हो जाता हूँ और तुमको जो करना है वो करो, ये तेरी कंपनी है, अगर टूट भी जाती है तो मैं देखना चाहता हूँ जिंदा, जब मैं जिंदा हूँ तभी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होने वाला है। तो उसने तो डील ले ली, ठीक है अगर आप घर बैठते हो तो मैं जाऊँगा। तो पापा घर बैठे, पक्का प्रॉमिस किया, डील किया कि कुछ भी हो जाए आप कंपनी में नहीं आओगे। और ये सच्ची कहानी है, बाय द वे, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। इनफैक्ट सैमको कंपनी है, उसको वर्ल्ड की फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट कंपनी जो डेमोक्रेसी से रन होती है, और जिनको भी कॉरपोरेट सेक्टर में इंटरेस्ट है उनको ये कंपनी ये पढ़ना ही चाहिए, इतनी मज़ेदार, यूनिक, इट्स एन ओएसिस इन इट्स ओन वे, ऐसी मज़ेदार कंपनी है। तो वो गया, उसने डिस्क्राइब किया है अपना पहला दिन, जो उनके दादाजी जैसे थे, उनके ग्रैंडफादर की एज के थे, वैसे सब डायरेक्टर्स को उसने 4 घंटे में फायर कर दिया हाथ जोड़ के, जिनके गोद में वो पला था। उन्होंने बोला कि देखो आपकी उम्र हो गई, आप घर बैठे, मुझे यहाँ यंग ब्लड चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो हाथ जोड़ के किसी ने गुस्सा किया, किसी ने कुछ बोला, लेकिन उसने ट्रैम्बल लिखा है उसने कि
कांपते कांपते, लेकिन मैंने पहला मेरा ये काम किया। और फिर उसने वो अपनी जो सोच थी वो डालनी शुरू की, जो नई सोच थी, और दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेटिक कंपनी बनाई और वहाँ ले गया कंपनी को जहाँ उसके पापा नहीं ले जा पाए थे। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो इंडिया में क्या होता है कि लोग जो होदा होता है, पोजीशन होती है, वो छोड़ते नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते। या तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ चलेगा नहीं, या हमको ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूंगा तो शायद क्या होगा, और उसको हम फेस करना नहीं चाहते हैं। और फिर क्या होता है कि जो ऑप्शनल, जो दूसरी लीडरशिप है, जो लीगेसी है, वो पास होती नहीं है। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी जगह मैं ऐसे रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ पे जब तक धक्का मार के निकाले नहीं, लोग गालियाँ दे के अब ये छोड़े तो कुछ काम करे, रास्ते का पत्थर बन के बैठा है पुरानी सोच लेके, तब तक मुझे हमको जाना नहीं है। सो मैंने तय कर लिया था कि मुझे ऐसे काम नहीं करना है। ये कितना अच्छा है कि आप जिंदा ही निकल जाओ। फिर मैं तो सीखता था, तो जैसे क्रिकेट में भी मैंने एग्जाम्पल्स देखे कि कई लोगों को निकालना पड़ता था, लड़ते थे, और कई लोग सेंचुरी मार के फिर खुद रिटायर होते थे। उनको दे वांटेड टू रिटायर व्हेन दे वर एट द पीक। उनको धक्का मार के निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हर इंसान की एक फिलॉसफी की और उसकी एक चॉइस की बात है। मैंने तभी सोचा था कि मैं जब तक मुझसे काम ना हो सके, पाँव रगड़ रगड़ के चलूँ, तब तक मैं छोड़ूँ नहीं। ऐसा मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं करूँगा। तो आज ये दिन आ गया है, फ्यूचर ऑफ ओएसिस का सेशन है। मेरे लिए बहुत आज हसीन दिन है। जो मैं करना चाहता था सालों से, वो मैं आज करने जा रहा हूँ। रिज़ाइन करना वो अच्छा शब्द नहीं है, ये बहुत थका घिसा पिटा शब्द है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 से ओएसिस की जनरेशनल चेंज की प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, और मैं और मेरे जितने भी साथी हैं, जो हम 10-12 लोग हैं जो 30 साल से साथ में हैं, हम धीमे धीमे एक एक साल लेके बैक स्टेप करना चाहते हैं। और बराबर अच्छी तरह से मौका है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो हमारी यंग ब्रिगेड है, बहुत पोटेंशियल है। मैं कई बार देखता हूँ कि वो हमसे आगे है काफ़ी सारी चीज़ों में, हमसे अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको उनकी गलतियाँ करनी देनी पड़ेगी, उनको उनका आसमान मिलना चाहिए, उनको अपना प्रयोग करने का, इसको और कैसे आगे ले जाए आज के ज़माने में, वो छूट उनको होनी चाहिए। तो सीधी बात है कि अगर जब उनको ये मिलेगा नहीं मौका, तो वो करेंगे नहीं। सो ऑलमोस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट हम लोग ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उसके अनाउंसमेंट ही मुझे सिर्फ आज करनी थी, और उसके हिसाब से हमने एक 5 साल का प्रोग्राम बनाया है, और ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू विड्रॉ। हम जो पुराने साथी हैं, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे पीछे हटना चाहते हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि 4 साल में हमारा कोई भी एक्टिव रोल ये अभी आप जो देख रहे हो उसमें ना होगा। इट विल बी कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द यंग जनरेशन। उसका पहला स्टेप ये है, जब हम उनको मेंटर करेंगे, ट्रेन करेंगे, हम हमारे जो भी राज है शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और फिर हम उनके हाथ में ये जो मशाल है वो उनके हाथ में दे देंगे। ये प्रोसेस जून जुलाई से शुरू हो जाएगा। और एज पार्ट ऑफ माय ओन वैल्यू सिस्टम मैंने तय किया है कि मैं अब तक वर्कशॉप्स के पार्टिसिपेंट्स को मिलता था, काउंसलिंग करता था, वो सब मैं बंद करने जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ बच्चों के साथ और जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वक्त स्पेंड करूँगा। और ये विमला दीदी की जो लीगेसी है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो भी मुझे लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें शेयर करने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके रास्ते पे थोड़ा चल के जिन इनफॉर्मल ग्रुप्स को, जिनको भी इंटरेस्ट हो ये जानने के लिए, उनके साथ ही मैं बांटता रहूँगा। तो ये एक रफ स्केच है, लेकिन यहाँ सब अभी अजीज़ है, सब दोस्त, तो मैंने सोचा कि कम से कम इंटेंशंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और बहुत खुशी की पल है ये
और ये एक मैं प्रयोग करना चाहता हूँ कि क्यों जनरेशन्स तक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती है। एक वैल्यू सिस्टम है, एक कल्चर है, एक लिगेसी है, भरोसा है, और जो इन्होंने देखा है हमसे, मुझे यकीन है कि अगर आज मैं जो कर रहा हूँ तो जो जनरेशन आज टेक ओवर करने वाली है वो भी याद रखेगी कि हमने उनके साथ क्या किया था। तो एक कल्चर बिल्ड होता है कि आप कैसे लोगों को शामिल करते रहे और कैसे आप खुद ऊपर चढ़ते रहे। सो इट इज़ नॉट अबाउट स्टेपिंग डाउन। बहुत सारी हमारी एनर्जी, हमारा अनुभव हम दूसरी जगह काम लगाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि ओएसिस एक्सपांड हो, लेकिन जो हमारा अभी प्रवृत्ति का दायरा है उसमें हम जो सबसे अनुभवी साथी है वो रोज़ बरोज़ की बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम उलझे रहते हैं, इसलिए हम बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें नहीं कर पाते हैं जिससे इसका एक्चुअली एक्सपांशन हो सके। सो वी आर नॉट स्टेपिंग डाउन, वी आर स्टेपिंग अप। जैसे बेग साहब कह रहे थे, कहाँ गए बेग साहब? हाँ, बेग साहब कह रहे थे कश्मीर नहीं आ रहे, तो अब कश्मीर आने का बनेगा। हम वहाँ के ज़्यादा रह सकते हैं वहाँ, क्योंकि काम करना हो हमको तो हमने जिस तरह से काम किया है उसी तरह से काम हो सकता है। एंड वी हैव ऑलवेज वर्क विथ रिलेशनशिप्स। तो ये कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि नंबर लगा दो, ये करा दो, आप तो वो हो जाएगा। तो ये जो बाकी जगह जो रूट्स बनाने थे, अभी स्कंदन सर आए थे, बहुत खुश होके गए, शिवा को बोल के गए हैं कि चेन्नई में वैसे शुरू करना है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब ये दूसरा जनरेशन टेक ओवर करेगा और हमारे अनुभव से हम दूसरी जगह ये कैसे फैला सकते हैं उसके पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो आप लोगों से सिर्फ ये शेयर करना था। माने अभी हो सकता है कि कभी कभी मैं आपको निराश करूं, मिलने से मना करूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप नाराज़ ना होंगे और समझेंगे कि ये मेरी एक लाइफ की एक अभी ये नई सीज़न शुरू हो रही है, नई चॉइस है और ओएसिस के लिए वो बहुत महत्व रखती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बिगिनिंग, अबाउट द फ्यूचर। ये फ्यूचर है ओएसिस का, बहुत ब्राइट है। वो तो आपको मुझे लगता है अनीश भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। अनीश भाई जब बोल रहे थे तब मुझे ये कहना था कि आपने बहुत अच्छा कहा आपने कि सब बच्चे अच्छे हैं। आप देखो एक एक बच्चों के प्यार में पड़ोगे आप, अगर उनसे थोड़ी बात करोगे ना तो यू फॉल इन लव कि यार क्या बच्चा है। सो ओएसिस यही काम कर रहा है कि हर बच्चे में जो भरोसा होना चाहिए ना उसको वो ज़िंदा कर रहा है। हर बच्चे में क्या है वो देखने के लिए वो मजबूर कर रहा है। और यहाँ तो सब क्रॉस सेक्शन से लोग आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा माइक्रोकोज्म है, तो हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं कि सचमुच बाहर के भी सब बच्चे होते हैं, उनमें संभावनाएं हैं, सब बच्चे अच्छे हैं, और कैसे हम बच्चों के साथ डील करते हैं उसमें हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है। तो अभी फ्यूचर का एक और डायमेंशन मुझे आपको दिखाना है। उसमें कोई फेसेस इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें अभी सेशन हो गया आई थिंक स्पिरिट ऑफ ओएसिस का, कल्चर ऑफ ओएसिस का। तो ये स्पिरिट की और कल्चर की ही बात है। फेसेस आते हैं जाते हैं, लेकिन वो स्पिरिट और कल्चर है वो रहना चाहिए। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो मैं आपको एक फ्यूचर की झलक दिखाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं मेरे युवान दोस्तों को, हमारा जो एमएचई का जो प्रोजेक्ट है वो दोस्तों को मैं बुलाना चाहता हूँ, और शुरुआत करेंगे आत्मजा से। आत्मजा प्लीज़ कम। मैं आपको कुछ छोटी छोटी झलक बताना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर क्या है, और आशा रखता हूँ कि सचमुच आपको उसमें फ्यूचर दिखे। यस बेटा कम। तुम अकेली नहीं हो। सो ये मेरी बच्ची है, और छोटी थी 9th स्टैंडर्ड में, तभी उसको प्रेसिडेंट बनना था, प्राइम मिनिस्टर बनना था। देश के लिए बहुत प्यार था, और कैसे बदलूँ मैं देश को, बहुत गुस्सा आता था उसको करप्शन देख के, गंदगी देख के। तो बहुत बातें करती थी। उस वक्त तो टीनेज होती है, फैंटेसी होती है। और फिर ओएसिस में आई, पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेटर बनी। तो आज दो चीज़ मैं उसके लिए कह सकता हूँ कि देश के लिए उसको जो करना था वो अभी उसको मिल गया है, मेरा मानना है ऐसा।
और दूसरा कि बहुत प्यार भरा है उसके दिल में, बहुत प्यार वाली लड़की है। और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है प्यार और उसका भी फेवरेट टॉपिक है प्रेम। तो अच्छी तरह से बहुत वो अभी जून जुलाई में वापस आ रही है। अभी उसका खंडवा में फेलोशिप में एडवेंचर के लिए गई है, बाहर दुनिया देखने के लिए। वापस आके ओएसिस का चार्ज लेने वाली है। और मेरे हिसाब से मैं काफ़ी बार कहता हूँ मेरे दोस्तों को कि मेरा और शिबा का दोनों का ये एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और मैं मानता हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, कि इस उम्र में वो उसकी जो बैच है L3 की, वो आई थिंक सबसे अच्छी बैच प्रूव हुई है अब तक की। तो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक, जीवन शिक्षक या फैसिलिटेटर बनने के सब गुण उसके अंदर है। सो फ्यूचर रिया वर्षणी, रिया 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 रिया, प्लीज प्लीज कम फास्ट, नाम बोलो, बंदर की तरह इधर आ जाइए। रिया इज एन एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर मी। मैंने आज मेरे एक सेशन में डिफ़िकल्ट डायलॉग करके सेशन था, पेरेंटिंग पे, बच्चों और उन जनरेशन गैप पे था। तो मेरी बहुत बड़ी एक जो पीड़ा है, दुख है, वो ये है कि मैंने देखा है कि प्रिविलेज्ड फैमिली में सचमुच बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसों से परवरिश होती है। काश हम ऐसे ही परवरिश कर सके बच्चों से कि हमारे पास पैसे नहीं है तो बच्चे अच्छे हो जाए। तो एक रिया है, वो एक एक्सेप्शन है। वो बहुत प्रिविलेज फैमिली से है, लेकिन इतना अच्छा उसने अपना एक रास्ता पकड़ के रखा है। बहुत सेंसिटिव लड़की है और मुझे लगता है कि वो जो फ्यूचर में जो पोजीशन पे जाने वाली है, उसके पास जो बैकग्राउंड है, उसके पास जो नॉलेज है, बहुत वेल रिड लड़की है, बहुत पढ़ती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है वो। ये जो फ्यूचर ऑफ ओएसिस इज़ फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड फॉर मी। इट इज़ नॉट अबाउट ओएसिस, इट इज़ अबाउट फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ कंट्री। ये तीनों जो है वो MHE है, लेकिन डेप्यूटेशन पे है। ये गांधी फेलोशिप में कर रही है, एक स्कूल में जॉब कर रही है। और शनि को भी हमने 1 साल करने के बाद एक इंडिपेंडेंस के लिए उसको एक चैलेंज दी हुई है, वो बाहर काम कर रहा है। शनि भी एक ऐसा लड़का है आज की दुनिया का, बहुत जोशीला है, बहुत करना चाहता है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी वो जग रहा है अपने पाँव पे कैसे खड़ा रहना। और शिक्षा ने जो नहीं सिखाया, जो स्कूल्स ने, कॉलेज ने नहीं सिखाया, वो कैसे सीख के वो करना, वो एक उसकी एक जर्नी है। बाकी जो हमारे MHEs है, गर्ल्स हाउस, बॉयज़ हाउस और ओएसिस वैलीज, सब इधर आ जाइए। यस, तालियां प्लीज उनके लिए। अभी नेक्स्ट रिट्रीट में जब आप आएंगे, तब मिसाल ऑनरशिप का जो प्रोसेस है, आज थिंक 2 सेशन हो गए आज। मुझे पता है आपने कोई ना कोई सेशन तो अटेंड किया होगा, दूसरे 2 सेशन कल है। लेकिन ये सब की मैं थोड़ी थोड़ी पहचान दे दूं। और मैं उनका सब लोग हैं वो, दे आर इनकारनेशन ऑफ सम क्वालिटी, सम ट्रेड, सम एटीट्यूड, सम फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। कुछ है जो उससे ही फ्यूचर बनने वाला है। मैंने बोला ना, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन यही ट्रेड्स से ही सब आगे जाने वाला है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जून में पहला बैच खत्म हो रहा है MHEs का। तो जो लोग 1.5 साल पहले आए थे, 1.5 साल हो गया उनको, तो वो ख़त्म करेंगे। तो उनका जो कॉन्वोकेशन कहते हैं हम, ये फेलोशिप है, उनका जो कॉन्वोकेशन होगा वो रिट्रीट में होगा। और मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट रिट्रीट में ये बच्चों की 1-1 घंटे की स्टोरी होने वाली है। माना आप आज सेशन देख रहे हैं, 1-1 घंटे तक आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो भी वक्त कम पड़ेगा। नो, ये अभी से आपको मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है। उनका थोड़ा मैं अभी पहचान कराना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारी चीज़ कह रहे हैं, लेकिन सब लोग सब जगह नहीं होते हैं। तो मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ कि सबकी जो अमेजिंग जर्नी या जो कुछ उनकी जो खूबियाँ है वो क्या है। सबसे पहले अवधि, नाम बोल तो हाथ ऊपर कर देना।
अवधि भी एक रिया की तरह प्रिविलेज फैमिली से है। प्रिविलेज फैमिलीज में तो सब ऐसा होता है, पढ़ाओ, अच्छी अच्छी स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जाओ, वापस पैसे कमाओ, बस वही होता है। और बराबर फिट हो जाता है कि उसी तरह से जाना। फिट हो जाता है ना, तो उसमें से डिविएशन लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक दिमाग बन गया होता है। उसको पूरा, जैसे बोले ना, अनलर्निंग करना या डिसमेंटल करना, वो बहुत कठिन काम है। अवधि इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फॉलो योर हार्ट। उसने जिस तरह से अपने हार्ट को फॉलो किया है, अगर सब लोग उस तरह से फॉलो करें, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा भविष्य है हमारा। सो दैट इज व्हाट शी स्टैंड्स फॉर, फॉलोइंग योर हार्ट। इस तरफ हर्ष है, खड़ा है। ये बहुत बदमाश लड़का है। 11th की एग्ज़ाम दे दी, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी, दे दी 11th की एग्ज़ाम दे दी, 12th की देनी है, राइट। बहुत मस्तीखोर है और इसका शागिर्द है, इसकी वर्कशॉप का पार्टिसिपेंट है। उसकी सब क्रेडिट आत्मजा को जाती है। उसकी वीडियो है, आपने देखी होगी। उसने आई थिंक लास्ट में शेयर किया था, लास्ट क्लास में शेयर किया था। तो एक बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, गलत दिशा में चला जाता है, सब कुछ गलत करता है, और हम उसको आवारा करके डांट देते हैं। कितना पोटेंशियल होता है, कितनी एनर्जी होती है उसमें। और आज वो हमारी मैनेजमेंट टीम का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। अभी उसको स्कूल में जाता नहीं है वो, लेकिन इतना प्रोफेशनली काम करता है। एक पाँव उसका अभी बचपन में है और एक पाँव उसका जिम्मेदारी में है। हम सोच रहे हैं कि कब पाँव उठा लेगा, कोई बात नहीं। दिंकल की स्टोरी सामर्थ्य में जिन्होंने सुनी होगी, कितना दम है, छोटा पैकेट है, और कितना डिटर्मिनेशन दिखाया है उसने। ये सब बच्चों ने गलतियां की है। ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है एमएचई में जिन्होंने वो सब गलतियां ना करी हो जो वो घर पे करते हैं। लेकिन वो शौक से गलतियां नहीं करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है। उनकी उम्र है गलतियां करने की, तो उनको समझने की ज़रूरत होती है, कुछ मार्गदर्शन देने की ज़रूरत होती है, उनके पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। ये लड़की ने सिंगल हैंडेडली एक परछाई की तरह 1 महीना मेरे साथ रह के, ये जो पब्लिकेशन देख रहे हो अब, 1 महीने में जो हमने पराक्रम किया है, उसका बहुत बड़ा वो हिस्सा बन गई है और सीख रही है धीरे धीरे। बहुत डिटरमाइंड है, बहुत ही मजबूत इरादे वाली है कि मैं कुछ करने जाने वाली हूँ। तो एक मजबूत इरादा उसका वो प्रतीक है। फिर शैलेश भाई जरा आगे, पीछे मत जाना। मैं नेक्स्ट रिट्रीट का, इसका जो सेशन होगा 1 घंटे का, उसका ए भी देख रहा हूं मैं अभी मेरे दिमाग में, कि छोटा बच्चा है, मोटा सा है, लेजी है, पढ़ता नहीं है, और आप देखो आज ये लड़का इतना एनर्जेटिक है, इतना स्मार्ट है। मैं बहुत, कैसे बताऊं मैं, ये प्रीति विनीत, दैट इज विनीत, हाँ, प्रीति और विनीत का डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, अकाउंट्स ऑडिट का, ओवरऑल मैनेजमेंट का। प्रीति ने जो 25 साल में किया, वो विनीत ने 10-12 साल में कर लेगा। जो विनीत ने 12 साल में किया, वो ये लड़का 6 साल में कर लेगा। इतनी जबरदस्त एनर्जी है और इतना तेज दिमाग है। और ये बहुत बहुत फख्र की बात है कि इतनी जल्दी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कितने फास्ट वो लोग ग्रो कर रहे हैं। वैष्णवी भी अकाउंट्स में काम करती है, लेकिन देखो बच्चे होते हैं तो फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, उनका संघर्ष है इंडिपेंडेंस का, वो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि फैमिली की समझ अलग होती है और उनकी समझ अलग हो जाती है। फिर उनको कुछ करना होता है, फैमिली समझ नहीं पाता है, तो एक थोड़ी कश्मकश रहती है। तो बहुत सॉफ्ट दिल वाली लड़की है, लेकिन उसने ठान के रखा है, डर लगता है, डर का सामना करती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें आती है, लेकिन
छोड़ने का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं. एंड शी इज ऑल्सो डूइंग एक्सलेंटली वेल इन वॉट एवर शी इज डूइंग. दैट इज सो. ये एक वापस इरादे की बात आती है, और उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, और कभी कभी कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो सकती है. लेकिन एक मेडिटेटिव प्रोसेस है ओएसिस का, कि बहुत कन्फ्यूजन हो, बहुत फीलिंग्स इकट्ठी हो जाती है, तो हम बच्चों को शांति से बिठा देते हैं, ज़रा रिफ्लेक्ट करें, उसमें से डिसीजन ना ले, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है. और उससे उसने अपनी राह बहुत अच्छी तरह से सही डिसीजन लेके बनाई हुई है. रजनीश ये मुझे डांटता है कि आप किताबें ऐसे गिफ्ट में दे देते हैं सोचे बिना, फिर हमारी इनकम कैसे होगी, हम बिल कैसे पे करेंगे. ही हैज़ द गट्स टू स्कोल्ड ऑल ऑफ अस कि जरा सोच समझ के तो करिए, जो पैसे दे सकते हैं उनको क्यों दे देते हो आप. ये लड़का है वो गांव से आता है, डांग का लड़का है. सबसे जो रूरल एरिया बोलते हैं इंडिया का, सब लोग जानते हैं डांग. हाँ, ट्राइबल एरिया है. और मैं आपको बताऊं, आपको यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर. इतना ओरिजिनल पीस है ये, इतना मौलिक है, उसके एक्सप्रेशन, उसके डिसीजंस, उसकी समझ इतनी ओरिजिनल और इतनी क्रिएटिव है कि आप क्या बात करेंगे. आप मान नहीं पाएंगे कि एक लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैसे खिलता है. वो भाग गया था एमएचई से आके, एक दिन घर से भाग गया था. 2 दिन में उसको वापस आना था, हमने वापस नहीं बुलाया, अब जा गया ना. तो फिर वापस आया तो ऐसा आया है, आज पूरा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट वो चलाता है. उसका सेल्स है, वहीवट जो करना है, सब कुछ है. वो वापस गया था गांव में, तो वहाँ शुरू कर दिया उसने डांग में, स्कूल में जाना, क्लासेस करना, कैंप करना. और उसका बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसकी भले हमें लगेगा कि लैंग्वेज उसकी ट्राइबल लैंग्वेज है, बट ही कनेक्ट सो वेल विथ हिज ओन पीपल, एंड ही इज ट्रूली ए लीडर ऑन हिज ओन. ये समझना है कि कितने कितने कैसे कैसे बच्चे हैं और सबकी क्या क्या खूबियाँ होती है. आई एम रियली डाइंग कि आप नेक्स्ट ईयर इन लोगों की बात सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ क्या स्टोरी है. आप हंसेंगे, रोएंगे और आप दाद देंगे कि क्या बात है. ऐसा ही लड़का है. फिर करुणा करुणा एक साधारण परिवार से आती है, लेकिन उसकी दूसरी भी एक मजबूरी है. तो थोड़ा उसका हेल्थ का स्ट्रगल है, थोड़ी फिजिकली थोड़ी वीक है. मैं उसको बोलता रहता हूँ कि बेटा ध्यान रख, थोड़ा कम काम कर, चलेगा, तबीयत का ध्यान रख. लेकिन सैल्यूट पड़ेगी कि क्या प्यार है जीवन से. सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे पहले ऑफिस आती है, कोई भी काम में ना नहीं कहती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है. और इरादा है वापस कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. चाहे वो आनंद मूवी का डायलॉग था, शायद वो बोलती नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं बोल देता हूँ. क्या था कि मेरी दिए की ज़िंदगी लंबी करने के लिए मैं उसकी रोशनी कम नहीं होने दूंगा. सो वो बराबर रोशनी बनाए करती है, वो हरा देती है. फिर मैं क्या बोलूँ. तो फिर मैं सिर्फ नमस्कार करता हूँ मन में. फिर करीना बहुत ही भोली, इनोसेंट, बहुत पॉजिटिव किस्म की लड़की है. लेजी भी है. लेकिन देखो ये बात है कि कोई एक्टिव होता है, किसी की ताकत ज़्यादा होती है और किसी का एंड्योरेंस ज़्यादा होता है. तो शी हैज़ ट्रेमेंडस एंड्योरेंस. माने 1000 बार फेल होना, जाएगी नहीं, हाँ करूँगी, 10 बार नहीं 100 बार फेल होगी तो वो करती जाती है, छोड़ती नहीं है वो. तो रेजिलियंस है, एंड्योरेंस है. और कहाँ आई थी तब कैसी थी और क्या क्या सीखा है उसने. आप लास्ट ईयर की बात करें तो वो उसको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, उसकी लैंग्वेज अच्छी थी, तो उसने जॉली से काम थोड़ा शुरू किया. जॉली ने उसको काफ़ी डांटा.
हम हमेशा रेटिंग रखते हैं कि चलो काम किया 10 से क्या रेटिंग आता आता है, तो शुरुआत में उसको 1 रेटिंग मिलता होगा, 1.5 मिलता होगा। जब उसने प्रोजेक्ट ख़त्म किया तब जॉली ने कितना रेटिंग दिया था? 8.7। माने आप जॉली को तो सब अभी जानते हैं कि कितनी वो टैलेंटेड है और बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है, तो उसने अगर 8.7 रेटिंग, 1 साल की जर्नी की बात है ये करीबन, जो कोई फाइन आर्ट्स की कॉलेज में नहीं गई है, कुछ भी नहीं, बस काम करके करके सीखी है और यहाँ तक का उसको क्रेडिट मिला है। तो ये सब थे अब तक जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, कोई रहने गया शायद, वो सब थे फर्स्ट ईयर वाले, राइट? कोई रहा नहीं, खाली विनल नहीं है, राइट? ओके, सो हाँ सेकेंड ईयर वाले, सॉरी सर, फर्स्ट ईयर माने फर्स्ट ईयर कंप्लीट जिन्होंने किया है, तो ये सब हमारे सीनियर एमएचीज थे। फिर दूसरे साल नया जो बैच आया, उनको भी हम जान लेते हैं, यहाँ से ही शुरू करके शुरू करते हैं ये दृष्टि से। आपने जो भी खाना खाया है ये लड़की ने मैनेजमेंट किया है। आप जरा सोचिए, उसका सपना है स्कूल में बंद कर देना। पहली मीटिंग में बोला मुझे स्कूल सब बंद कर देनी है, मैंने बोला शाबाश, मुझे भी यही करना है। वो होम स्कूलिंग करती थी, 3 साल से स्कूल नहीं गई है, परेशानी से धक्के मार मार के उसके पास फॉर्म भरवाया, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ता है, एसएससी की एग्ज़ाम देनी है। लेकिन क्या उसने तरक्की की है? काम दो, विश्वास करो, सिखाओ उनको, सीखने दो। तो आज ऑलमोस्ट जो हमारी वैगन ट्रीट का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनाया है हमने, जोमेटो पे चला गया है, तो उसकी पूरी लीडरशिप करती है, उसके साथ करुणा और कृणा काम करते हैं, लेकिन टैलेंट है उसकी, तो ये दोनों लड़कियों को भी सैल्यूट करना पड़े। ये सब फ्यूचर ऑफ ओएसिस है कि ये भी दोनों लड़कियां इतनी हम्बल है, इतनी स्पिरिटेड है कि उनसे छोटी है, बाद में आई हुई लड़की की लीडरशिप एक्सेप्ट करके वो लड़कियां भी उनके साथ काम कर रही है, दोनों लड़कियां को। फिर प्रजेश एक वापस हर्ष की तरह एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जो बहुत आज एक सुपरफिशियल बैकग्राउंड है, थोड़ा चीप है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, जो हमारी पीढ़ी रहती है। और ये लड़के ने क्या स्पिरिचुअल मजल उसकी जो है, उसकी जो जर्नी है, क्या जर्नी तय की है उसने, उसकी माने ये लोग मेरे लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन है। एक कितना अरसा हुआ? 6 महीने हुए ना, 6 महीने हुए। ये 6 महीने में ये लड़के ने जो क्रॉस किया है, आप मान नहीं सकते। लोग 10-20 साल में भी इतना नहीं सीखते, उतना सीख के उतना वो मैच्योर किया है, इतना रिलायबल हो गया है वो लड़का। तो इतने सारी उसकी कमियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन इतनी ऑनेस्टली एकदम वल्नरेबल होके सब स्वीकार करके उसने बहुत ह्यूमिलिटी से ये तय किया है। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ वॉइस। थोड़ा वक्त ज़्यादा लेने वाला हूँ, आई एम श्योर कोई माइंड नहीं करेगा। हाँ, फिर पूर्वा भी बहुत ही एनर्जेटिक लड़की है। कुछ करना चाहती थी। कब से आई थी? ओएसिस में पहला कैंप कब था? 4th स्टैंडर्ड में, और आज हो 11th में। 4th स्टैंडर्ड में उसने पहला कैंप अटेंड किया था। तो अभी भी हमको याद है कैसी थी। उसी वक्त वो सीढ़ दिखता है जब कैंप्स में बोलती है ना, तो हम भी देखते हैं कि हाँ, इसको पकड़ना चाहिए। हम ध्यान में रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो दूसरे प्रोग्राम करे। और बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, बहुत स्पिरिटेड लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड है। लैंग्वेजेस में कंप्यूटर का भी काम कर रही है, एक्सट्रोवर्ट है, बाहर जाके काम करना, मिलना अच्छा लगता है। उसको भी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन 6 महीने में इन लोगों का फ़ायदा है क्योंकि हम भी सीखते थे। तो फर्स्ट ईयर वाले जो लड़के थे, पहले आए थे, उनसे सेकंड ईयर के लोग ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं। इन लोगों को थोड़ी जेलसी हो रही है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन चलता है, दैट इज़ लाइफ, राइट। सो बहुत जल्दी ये लड़की भी आगे आ रही है। फिर किसकी बारी आएगी? अखिलेश।
अखिलेश केरला से है, वो भी एक दूसरा केस स्टडी है। लैंग्वेज आती नहीं है, हिंदी क्या है पता नहीं है, गुजराती तो दूर दूर की बात है। अभी गुजराती समझने लगा है, बोलने भी लगा है, किताबें भी लिख देगा क्या? सी हाउ फास्ट, कोई बैरियर नहीं है कल्चरल। देखो ये एक इंटीग्रेशन की मिसाल है। ये आई थिंक रिया है, रजनीश है, अखिलेश है, आप देखो कि बहुत अलग अलग किस्म के फैमिली से अलग अलग किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या उनमें डिफरेंस है, उतने दोस्त अच्छे हैं वो। लेकिन ही हैज़ ऑल्सो गिवन दिस यूनिक इंस्पिरेशन टू अस कि चाहे कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, एक बार आ जाए इधर, 2 महीने गुजार ले, वो सब कुछ सीख लेता है, सब जगह वो अपना काम कर लेता है। बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ही हार्ड वर्क से काम कर रहा है। सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड खाने पीने की बात बताऊं, कल्चरल बात है। वो केरला में क्या खाता था और इधर क्या खाना मिलेगा, लेकिन उसने इतना सारा, बहुत सारी स्टोरी है। आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक घंटा स्टोरी करेंगे तब पता चलेगा कि क्या उन्होंने किया है। आई टेल यू वन थिंग, इन लोगों ने ये चीजें की है जो हमारे स्पिरिचुअल लोग, जो संत फकीर होते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनको स्पिरिचुअल जर्नी बोलता हूँ। 1-2 महीने तक बिना सॉल्ट का खाना, क्या क्या हमने इनके इम्तिहान किए हैं। जिनको मिर्च के बिना चलता नहीं है, वो बिना सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं, एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग उनको प्रूव करना पड़ता है कि उनका इरादा है कि नहीं, और वो करके दिखाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। अभी इसमें कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो सिर्फ बाहर शिक्षण में फेल नहीं हुए हैं, वो ओएसिस में भी फेल हुए हैं, राइट? तू भी फेल हुई थी ना ओएसिस में? हाँ। सो 3 बंदे ऐसे हैं, मानसी, ध्रुव और कृणाल फेल नहीं हुआ था, उसके बाद में कट, लेकिन ध्रुव और मानसी। देखो ये भी समझने की बात है कि हमारी एक प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की, MHE में, तो उसमें हम बहुत कड़े इम्तिहान लेते हैं और फिर हम उनको रिजल्ट देते हैं। हर रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं कि आप नहीं आ रहे हो तो क्यों नहीं आ रहे हो। तो मानसी और ध्रुव ये दोनों फेल थे ओएसिस में भी, उनका चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन हम हमेशा बच्चों को कहते थे, देखो बेटा हमारी भी गलती हो सकती है, सो यू कैन फाइट विथ अस। आप हमारे साथ झगड़ा कर सकते हो कि नहीं मुझे क्यों फेल किया, आप हमें गलत प्रूव कर सकते हो। सो हम उनको आज़ादी देते हैं टू राइट बैक टू अस, कि अगर कुछ हमारी कमी रह गई हो, अगर हमारे जजमेंट में गलती हो तो लड़ो, हमसे झगड़ा करो, क्यों नहीं, हम भी इंसान हैं, हमारी गलती हो सकती है। तो ये दोनों ने खत लिखे मुझे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे टेस्ट लिए उनके, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हमें मौका दो, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आप गलत हैं। और मुझे खुशी है कि ये दोनों ने ओएसिस के फेल के सर्टिफिकेट को उन्होंने गलत प्रूव कर दिया है। ध्रुव की स्टोरी कब होने वाली थी, हो गई कि बाकी है? कल होने वाली है। अब कल बहुत सारे लोग रहेंगे तुम्हारे से। लेकिन क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं बताऊं आपको कि जो लड़कों को हम बाहर जाके देखते हैं कि देख क्या करता है, ये सिगरेट पीता है, पिता के पैसे पे ये करता है, जो हम गलतियां और जो बदिया कहते हैं ना, वो सब उनमें थी। वो खुद अपनी स्टोरी कहने वाले हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप आज देखो कि वो कितने डिटर्मिनेशन से एक सही रास्ते पे, इतनी कठिनाइयों पे चलने का इरादा रखता है। छोड़ने वाले होते तो छोड़ दिया होता। उन्होंने भी, उनकी भी कमज़ोर मोमेंट्स आती है, कभी कभी हारने का मन होता है। लेकिन ये दोनों, ये मानसी भी बहुत उलझी हुई लड़की है मेरे हिसाब से, बहुत केमिकल लोचा है लेकिन छोड़ती नहीं है। ये एक उसने ठान के कब चाहे गिरूं, 1000 बार गलतियां करूं, ये करूं वो करूं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। और इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि शी इज सो टैलेंटेड इन लैंग्वेज, नेक्स्ट ईयर आई थिंक शी विल बी प्लेइंग मेजर रोल इन द पब्लिकेशन टीम ऑल्सो अलॉन्ग विद ओएसिस। सो अभी सिर्फ कुणाल रहा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्रॉप आउट्स का, माने बाहर जो ड्रॉप आउट होते हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे बच्चे को हम क्या कुछ दे सकते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसमें ये एक एक्सपेरिमेंट था।
तो उसमें बहुत सारे बच्चे चुने थे, लेकिन वो सब ड्रॉप आउट में यहाँ भी ड्रॉप आउट हो गए। ये लड़का आप नहीं मालूम कितने 3 महीने हुए, हाँ ये एक नेक्स्ट लेयर था, माने इन लोगों का फर्स्ट ईयर शुरू हो गया, ये साल का रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद हमने दूसरा रिक्रूटमेंट किया था, उसमें है लड़का 3 महीने हुए, आप नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने में ये बच्चा मर्द बनता हुआ हमने देखा है। 3 महीने पहले जब आया था वो बच्चा था, आज वो कुछ लेके जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मर्द जा रहा है, ऐसी उसकी चाल हो गई। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? 3 महीने में आप देखो कि हम क्या करते हैं फैमिलीज में, कि 3 महीने में इतना कॉन्फिडेंस, उतनी जिम्मेदारी की सेंस है उसकी, इतना डिटर्मिनेशन है, एक निखर रहा है, खिल रहा है लड़का सिर्फ 3 महीने में। ये लोग मुझे आई कांट वेट कि आप 2 साल खत्म करोगे तो क्या हाल होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ओएसिस। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा इन लोगों की वजह से, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने मुझे भी। तो इस साल मैं उनको MHE रिक्रूटमेंट की पूरी चैलेंज इंक्लूडिंग हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये पूरी जो टीम है वो पूरी टीम को मैं सौंप रहा हूँ काम, कि वो लोग ये जो मिसाल ऑनरशिप का जो प्रोसेस है, जो मुझे मिसाल से ही ताल्लुक है अभी, ज़्यादा आने वाले सालों में मैं यही देखना चाहता हूँ कि ये जो लीडरशिप है, ये एग्जाम्पल्स जो खड़े करने की बात है, ये जो कहानियाँ बनाने की बात है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा, एक नया क्रेज़ शुरू होना चाहिए सोसाइटी में कि हम अपनी ज़िंदगी हाथ में लें और बना के दिखाएं, यू नो, सबकी ऐसी की तैसी करके। हाँ, दोनों विनीत प्लीज कम ऑन द फ्लोर, बोथ द विनीत। हाँ रौनक भी रहा, रौनक क्यों इधर नहीं आया? रौनक कम 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 फास्ट फास्ट, एंड दोनों विनीत। रौनक है, वो भी एक वो एक्चुअली मिस कर गए हम, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। फोटोग्राफर ले रहा था, वो ड्यूटी कर रहा था इसलिए। तो सबसे पहली जो मैंने कमांडो की बैच शुरू की थी, कमांडो की बैच माने जिसको कमांडो बैच कहते हैं, लेकिन वो L3 की टीनेजर की पहली बैच थी जो मैंने शुरू की थी, जिसमें आत्मजा और रौनक और विनीत पटेल और रिया, शैलेश, हाँ रिया भी, राइट, सब लोग हाथ ऊंचे कर दो। ये 4 लोग 5 लोग हैं, वो मेरी पहली बैच के पार्टिसिपेंट थे जो 5 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त 40 लोग थे उसमें, जिसमें से कम होते होते 2-3 साल के बाद सिर्फ कुछ 12 लोग रह गए थे, 10-12 लोग रह गए थे। उसमें से इतने लोग आज आगे आके बहुत बड़ी लीडरशिप कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। रौनक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, माने कई बच्चों को अपनी जो कंडीशनिंग है या अपनी जो अपब्रिंगिंग है या जो भी उनकी हैबिट्स हो गई है, उनमें से उनको ब्रेक करके बाहर आने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है, मर्द है, वो कितना लहूलुहान हो जाते हैं, कितना भी दर्द होता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, उनको बस एक सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसा ये बड़ के है गुजराती में, ऐसा मर्द लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी कर रहा है। और विनीत जैन और विनीत पटेल, ये दोनों, हाँ जी, हाँ तो चलिए, दोनों लड़के हैं, वो एक्चुअली बाकी कई सारे जो MHEs है जो नवसारी से आए हैं, उनके वो लीडर थे वहाँ पे, उन्होंने भी MHE ज्वाइन हुआ, लेकिन उनकी दोनों की जर्नी कुछ अलग रही। उन्होंने 1 साल के बाद MHE छोड़ा है, लेकिन वो ज़्यादा कठिन प्रोसेस में चले गए हैं। आज विनीत जैन है, वो विद्यानगर और आनंद उनका इलाका पूरा एज ए रीजनल सिनर्जिस्ट संभाल रहा है, रीजनल लीडर की तरह। और विनीत पटेल है, वो एक कड़ा इम्तहान दे रहा है राजकोट जाके, वो अकेला बंदा, एक राजपूत की शुरू की तरह, कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वो बन रही है, लेकिन जब गया तब तो कुछ टीम वीम कुछ थी नहीं, और अभी तो कुछ थोड़े महीने हुए, कितने महीने हुए राजकोट गए, अभी डिसीजन लिया ना हमने, 1 महीना ही हुआ। तो ये एकदम जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ जाके ये लोग कोशिश करते हैं रिलेशनशिप बना के, प्रोग्राम्स करके, मिलजुल के कैसे टीम बनाए। तो
मुझे पता नहीं वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो गट्स है, उनकी जो रेडीनेस है कि हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है, जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य अवकाश है, वहाँ शून्य में से सर्जन करने की वो हिम्मत रखते हैं, और ये हौसला है, वो भी मैं मानता हूँ, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर ऑफ ओएसिस। आई थिंक अगर यही माजरा रहा तो हमको किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ओएसिस कहाँ जाने वाला है। ये तो सिर्फ ओटीसी मेरे हिसाब से शुरुआत है, और ये कहानी बहुत लंबी जाने वाली है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सो अभी जो विमला दीदी की बात है, जो उनकी लेगेसी है, 100 किताबों में से हमने एक किताब निकाली है मिक्स करके, ताकि लोगों को एक इंटरेस्ट पैदा हो सके और उनकी लेगेसी जिंदा रह सके। मुझे लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों के लिए ही बनाई है। पुराने लोग पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन नए लोगों को अगर ज़िंदगी से प्यार है, अगर रिबेलियस हो, किसी का मानना नहीं है, सिर्फ नॉलेज का यूज़ करना है, तो विमला दीदी के रास्ते पे जाना पड़ेगा। और विमला दीदी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने फ़ोटोग्राफ नहीं रखा है, आप नाम भूल जाइए, लेकिन जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो मूल्य है, उसका स्वीकार करने से ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके हाथ से ही उसका लॉन्चिंग होना चाहिए। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट दी, आप लोग 4-5 का ग्रुप बना लीजिए। आई वांट 4 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स यहाँ बना दीजिए, 2 ग्रुप्स यहाँ बना लीजिए। और मेरी पूरी टीम, ये किताब की बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोगों ने हेल्प की है। नहीं चलेगा, इट्स ऑलराइट। ओके, मेरी पूरी टीम प्लीज इधर आ जाइए। खास करके मेरे दोस्त, जिन पुराने दोस्त ने बहुत हेल्प की है, आधी सी किताब तो उनके नाम पे है, प्लीज जल्दी इधर आ जाइए। द होल टीम who helped me for creation of this book. मुझे लगता है आप लोग स्टेज पे खड़े हो जाइए। अरे तुम बेचती तो हो, आ जाओ। चलो जल्दी। आई थिंक आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम। ये किताब जो थी उस मुझे पढ़ के चूंट के बहुत सिलेक्ट करके करना था। तो मैंने पहले तो 100 किताब देखी कमरे में बैठ के, उसमें से मैंने कुछ 30 किताब निकाली जो मुझे लगा कि जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। गुजराती भी थी, इंग्लिश भी थी। उसमें से फिर मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया। कैसे किताब हुई है, अब 1.5 महीने की बात है। एक किताब निकाली, मैंने मार्क करता गया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं कुछ 10-12 किताब की, तब तक मैं एग्जॉस्ट होने लगा क्योंकि बहुत कठिन काम था। तो मैंने मेरे दोस्त, क्योंकि वो जानते हैं विमला दीदी को, उनकी हेल्प मांगी। हमने 3 दिन इधर कैंप किया। 3 दिन किया था ना, 3-4 दिन का कैंप किया था। तो बाकी सब किताबें मैंने इनके हाथ पकड़ा दी। उनको मैंने एक लॉजिक दे दिया, उन्होंने उसके हिसाब से मुझे सहायता की। सो करीबन 20-25 किताबों का अर्थ है ये, और 20-25 किताब है वो मुख्य उनकी किताबें हैं। फिर काफ़ी सारी रिपीटेशन भी होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ देम। और क्योंकि फ्यूचर ऑफ ओएसिस की बात है तो मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए कि ज़रूरत नहीं है फिर भी कि ये लोग ना होते तो कुछ ना होता। एक इंसान का एक लायन शेयर बोलते हैं ना, लायंस का और लायनेस का, ऐसा शेयर है। हम लोग बहुत झगड़ते हैं, बहुत कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन हमारा प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। कोई हिलता नहीं है अपनी जगह से। सो दैट इज़ ऑल्सो फ्यूचर ऑफ ओएसिस। विनीत भाई, विनीत को इसलिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले ही रह गए हैं जिनको इधर होना चाहिए और वो नहीं है। सो विनीत, तुम आ जाओ इधर, मेरा माइक पकड़ लो, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अरे इधर। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा इधर। कम हियर। नहीं हो तो कम हियर। कितने साल हुए ओएसिस में? 12 साल हुए। 12 साल हुए। उसने ज्वाइन किया था
एज एन एक्सटर्नल एजेंसी वो ऑडिट करने के लिए आया था फ्रॉम सम अदर एजेंसी। कहाँ वो दिन था और कहाँ आज है। ये लड़का ऐसा है, पूरा अकाउंट्स फाइनेंस हमारा जो पूरा संभालता है। एक रुपये की तो बात छोड़ो, एक पैसे का इधर उधर नहीं करेगा या नहीं करने देगा। वो शैलेश, ये सब नई पीढ़ी है, इतनी शुद्ध, इतनी ईमानदार है। हम बहुत उसमें स्ट्रिक्ट है कि हम नहीं माने नहीं, माने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एकदम रिजिडली ये करना है, यही करना है। इसको आगे ले जाने माने आजकल प्रैक्टिकल बात करना कि वो होता है, करना पड़ता है, बिल नहीं मिला तो ये कर लो, वो कर लो। नहीं, नो मीन्स नो। ये समझने वाले और उसको कैरी करने वाले आंख मीच के, हम आंख बंद करके इनके कर सकते हैं। ऐसे ये लड़के तैयार हो गए हैं, इनके हाथ में वो इस बिल्कुल सेफ है। जो उसका कैरेक्टर है, प्योरिटी है, वो इनके हाथ में बहुत सेफ है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यंग ब्रिगेड, 1 2 3 यू कैन लॉन्च। प्लीज गिव बिग हैंड टू एवरीबॉडी। आपको ही करना, पीछे बस इस तरह जा। ऑल रेडी? 1 2 3। किताब का टाइटल है जीवननु अध्यात्म, दी स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा टाइटल इसलिए रखना पड़ा क्योंकि आजकल हम जीवन को और अध्यात्म को अलग कर रहे हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, खाली पीछे जो लिखा है वो पढ़ लेता हूँ 30 सेकंड में। શું અધ્યાત્મ જીવન વિમુખ છે? जीवन विमुख माने जीवन से सर पलटाया हुआ, या कोई वो जीवन संग्राम है। फिर लिखा है अध्यात्म क्या नहीं है। अध्यात्म क्या नहीं है। धर्म के धार्मिकता अध्यात्म नहीं। ध्यान व्रत के निषेध दमन व्रत के निषेध अध्यात्म नहीं। कोई क्रिया कर्मकांड पण अध्यात्म नहीं। वाचन सत्संग અને પ્રવચન પણ અધ્યાત્મ નથી। કોઈ ગુરુ બનાવી તેમને અનુસરવા તે પણ અધ્યાત્મ નથી। ज्ञान संग्रह અને वितंडावाद माने पंडित की तरह हम जो चर्चा करते रहते हैं, वितंडावाद सहज पण अध्यात्म नहीं। जीवनथी અને સંબંધોથી ભાગવું એટલે કે પલાયનવાદ, એસ્કેપિઝમ, એ પણ અધ્યાત્મ નથી। શરીરની અવગણના અને मन साथे दुश्मनावट, मन को दुश्मन बनाना, उसके पर अत्याचार करना अध्यात्म के नाम से, वो भी अध्यात्म नहीं। पलाठी वाली ने एक कमरा में बेसी केवल ध्यान करवू, खाली बस एटलू ज करवू, ते पण अध्यात्म नहीं। और लास्ट लाइन है, अध्यात्म कोई गण्या गाठ्या लोकोनो, पंडितोनो के धर्मगुरुओनो इजारो नहीं। तो शू है अध्यात्म? ये मेरा पर्सनल मिशन है। आई वांट टू फ्री स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम सो मच ऑफ अकल्ट थिंग्स। माने कोई लोग ही कर सकते हैं, आम लोगों की वो बात नहीं है, या कोई पर्टिकुलर पद्धति से हो सकता है, उसको मैं खुद तोड़ना चाहता हूँ। और फिर क्या है वो, तो उसका जवाब ये किताब में। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड थैंक यू द फ्यूचर ऑफ ओएसिस। The past is thanking the future. कितनी हसीन मोमेंट। So guys, I think these guys require definitely standing ovation.
सो वक्त हो गया है, विल प्रोसीड फॉर डिनर। थैंक यू सो मच।